लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट लिया था वो था हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। जो हमारा सबसे पहला हेड है दैट इज़ ऑफ इनकम, उसकी इंट्रोडक्शन, और उसमें एक हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप किया था एंड दैट वाज टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। अब हम बात करेंगे एक और फॉर्म ऑफ दैट इज़ रेम्यूनरेशन या दैट इज़ सैलरी। Another form of salary or remuneration is perquisites. Perquisites जो employer employee को देता है। ये perquisites और allowances में एक बहुत बड़ा difference है और वो है allowances are always in cash, हमेशा cash में मिलते हैं, जबकि perquisites can be in kind, can be in cash. So perquisites की जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सो विल स्टडी इट इनटू 3 कैटेगरीज, और वो 3 कैटेगरीज परक्यूजिट्स की क्या हैं। सबसे पहला वो सारे परक्यूजिट्स विच आर टैक्सेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, ओके। सेकंड है परक्यूजिट्स विच आर टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। देन द थर्ड इज द परक्यूजिट्स विच आर फुली exempted, they are not at all taxable, किसी के लिए भी taxable नहीं है। So we start now, that is the first category, the perquisites taxable in all the cases। इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है और वो पहचान है that is if any personal expenditure of the employee is paid by the employer। अगर आपके एम्प्लॉई के पर्सनल खर्चों को एम्प्लॉयर पे करता है, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज। कैन बी इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द पर्सन, और इट कैन बी होम रेंट ऑफ द पर्सन, और इट कैन बी एनीथिंग पर्सनल, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल, ओके, पर्सनल उसके बच्चों की एजुकेशन का की जो फीस है, वो कोई भी आपका एक्सपेंडिचर, बट इट इज़ द पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल लाइबिलिटी, इफ इट इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। सो अब यहाँ पे कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स हैं जो आगे हम डिटेल में भी करेंगे। एंड वन इट इज़ रेंट फ्री अकोमोडेशन। यस, रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए कोई मकान प्रोवाइड करता है लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर थोड़ा बहुत किराया लेता है। सो दैट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, चाहे आप किसी भी रैंक पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, हॉलीडे एन्जॉयमेंट, देन फ्री फूड है, देन गिफ्ट्स हैं, एक्सपेंसेस चार्ज टू क्रेडिट कार्ड है, क्लब एक्सपेंसेस हैं, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट एंड एनी अदर बेनिफिट। और एनी अदर बेनिफिट की पहचान मैंने आपको क्या बताई, दैट इज़ व्हेन द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई इज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर। सो अब हम इन सबको थोड़ा डिटेल में आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी दैट इज़ सेकेंड कैटेगरी जो हमने बात करी थी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय यानी वो परक्यूजिट्स जो टैक्सेबल होंगे, सभी के लिए नहीं, सिर्फ तब टैक्सेबल होंगे अगर एक एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की कैटेगरी में आता है। नाउ व्हाट आर और हु आर द स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की पहचान है कि आपको क्वेश्चन में या आपको पता होगा कि वो पर्सन कहीं डायरेक्टर है क्या। सो इन दैट केस दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन। देन सेकेंड है हमारा दैट पर्सन, जो भी पर्सन है या तो डायरेक्टर नहीं है तो उसका कंपनी में या उस ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब दैट इज ही इज हैविंग 20% दैट इज और मोर वोटिंग पावर, या तो ये हुआ। एंड द थर्ड, अगर वो डायरेक्टर भी नहीं है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी नहीं है उसका उस ऑर्गेनाइजेशन में, देन द थर्ड आइडेंटिफिकेशन या थर्ड उसकी पहचान क्या है कि उसको मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी कैश टर्म्स में मिलने वाली रेम्यूनरेशन उसका टोटल 50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। सो कैश में मिलने वाला, कैश में मिलने वाला क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल बेसिक सैलरी, DA,
डीपी हो गया, या उसके अलावा कमीशन, फीस, टैक्सेबल अलाउंसेस। सो ये सारे जो हैं उसको जो भी मिल रहे हैं इन सब का हम टोटल करेंगे, और अगर ये टोटल आपका जो है दैट इज़ मोर देन दैट इज़ 50,000, सो अगेन दिस पर्सन विल बी नोन एज दैट इज़ द स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। तो ये 3 कैटेगरीज आपकी 3 पहचान आपकी यहाँ पे भी आपकी बुक में भी एक्सप्लेन करी गई है। अब हम बात करेंगे दैट इज़ इस कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी थी जिसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए सिर्फ टैक्सेबल। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इन पर्सनस के लिए टैक्सेबल होंगे, जिसमें बहुत कॉमन है फैसिलिटी ऑफ मोटर कार, यानी आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मोटर कार दी गई है, या फिर स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर और पर्सनल अटेंडेंट आपका एम्प्लॉयर खुद एम्प्लॉय करके खुद अपने रिसोर्सेज से प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इसी से मिलता जुलता गैस, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड वाटर अपने रिसोर्सेज से अगर वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटी टू द मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ हाउस होल्ड, कहाँ पे, आपके अपने एम्प्लॉयर के अपने स्कूल्स में, या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो ये सारे आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में टैक्सेबल होंगे। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज द टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, वो परक्यूजिट्स जो हर तरह के एम्प्लॉय के लिए क्या होंगे, एग्जम्प्टेड। अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही हूँ। सबसे पहला मेडिकल बेनिफिट, यस, मेक इट वेरी क्लियर। हमने एक पॉइंट अलाउंसेस में किया था, वो था मेडिकल अलाउंस, लेकिन मेडिकल अलाउंस याद रखिएगा इट इज़ फुली टैक्सेबल। लेकिन अगर मेडिकल बेनिफिट है, आपको हॉस्पिटल के खर्चों की फैसिलिटी मिल रही है, इन दैट केस इट इज़ फुली एग्जम्प्टेड। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में आगे करेंगे। इसके अलावा है टी और स्नैक्स प्रोवाइडेड इन द ऑफिस और फैक्ट्री, दैट इज़ द वर्क प्लेस, या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, लेकिन कहाँ पे, प्रोवाइडेड एट दी साइट। इसके अलावा एक्सपेंसेस ऑन टेलीफोन इंक्लूडिंग द मोबाइल फोन्स, या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, scholarships to employees or their children paid by the employer, the facility of conveyance provided by the employer from residence to the place of employment and vice versa। आपके घर से आपके ऑफिस तक लाने के लिए और वापस छोड़ने के लिए अगर आपको कोई इस तरह की कन्वेंस फैसिलिटी मिलती है, कई बार बसेस या कैब्स आपको प्रोवाइड करी जाती हैं। इसके अलावा आपको अपडेट करने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं, उनका खर्चा वो खुद बियर करता है। टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स। इसके अलावा परक्यूजिट्स टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर पोस्टेड अब्रॉड। ओके, सो जो आपके एम्प्लॉयज़ इंडिया से बाहर इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट करे हुए हैं, सो वहाँ पे उनको जो भी अलाउंसेस, जो भी सैलरी, सब कुछ कौन दे रहा है, इंडियन गवर्नमेंट। ओके, सो वहाँ पे उनको मिलने वाले अलाउंसेस और परक्यूजिट्स, सैलरी विल बी टैक्सेबल बट अलाउंसेस एंड परक्यूजिट्स विल बी एग्जम्प्टेड। देन रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट जजेस। इसी तरह से रेंट फ्री हाउस एंड कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू सुप्रीम कोर्ट जजेस। Then the value of rent-free furnished residence provided to minister, specified of officers of parliament or a leader of the opposition. Then laptops and computers provided by the employer for the personal use of the employee. Then interest-free या concessional loan, लेकिन कहाँ तक exempted है, that is up to 20,000, यानी अगर आपका जो लोन का अमाउंट है वो 20,000 तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, then the interest on that will be exempted. Then transfer without consideration to an employee of a movable asset other than computers, electronic items and car by the employer. आपका एम्प्लॉयर बिना आपसे कुछ लिए कोई एसेट आपके नाम ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन ये कब एग्जम्प्टेड होगा, जब वो एसेट उस कंपनी ने, उस एम्प्लॉयर ने पहले 10 साल कम से कम यूज़ कर लिया है या उससे ज़्यादा यूज़ किया है और उसके बाद आपके नाम ट्रांसफ़र कर रहा है, देन ओनली इट विल बी एग्जम्प्टेड। इसका मतलब अगर 10 साल से कम उसने यूज़ करके आपको दिया, देन इट विल बिकम टैक्सेबल।
Then periodicals and journals required for the discharge of the work. And last है आपका है leave travel concession. ये बहुत कॉमन है, यानी आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को, जब वो एम्प्लॉय छुट्टियों में कहीं घूमने जाता है तो उसका ट्रैवलिंग का खर्चा जो है कंपनसेट करता है, रीइम्बर्स करता है, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन. और ये अगर सारा का सारा जितना भी पैसा मिला और उतना ही आपने यूज़ कर लिया, दिस विल बी एग्जम्प्टेड. और ज़्यादातर इसी तरह से वो उतना ही मिलता है जितना आपका खर्चा आया है. ओके, इसको हम थोड़ा सा आगे अभी डिटेल में करेंगे. ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा बताया जा रहा है कि कब टैक्सेबल होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में, कौन सी चीज़ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल नहीं होगी या टैक्सेबल होगी. और इन सब की पहचान मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि पहचान है कि अगर कोई पर्सनल जिम्मेवारी आपके एम्प्लॉय की, इफ़ इट इज़ टेकन ओवर बाय द एम्प्लॉयर, यानी पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, इट विल बी टैक्सेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, चाहे वो स्पेसिफाइड है या नहीं है. तो आप ये सारा जो चार्ट है उसके इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा. नाउ आई स्टार्ट विद द फर्स्ट परक्यूजिट, जो मैंने कहा था इट इज़ टैक्सेबल फॉर ऑल द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, एंड दैट इज़ रेंट फ्री अकोमोडेशन. इसमें भी कई कैटेगरीज में हम इसको पढ़ेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की. गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आपका पर्सन है, इन दैट केस आपको ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ परक्यूजिट दैट विल बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ओके, लेकिन जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो आपकी जो इनकम होगी या जो भी आपका अमाउंट है वो सिर्फ अनफर्निश्ड हाउस का होगा, या ये याद रखिएगा. यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन में जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस. और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा. इज दैट क्लियर? और बाद में सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप सेकेंड स्टेप में आप उसमें अगर आपका घर फर्निश्ड है तो अनफर्निश्ड वाली वैल्यू में आप फर्नीचर की कॉस्ट, अगर कॉस्ट दी हुई है तो उसका 10% ऐड करेंगे, और अगर किराया दिया हुआ है तो वो सारा का सारा किराया आप उस फर्नीचर का जितने में आपके एम्प्लॉयर ने आपको वो फर्नीचर किराए पे लेके दिया, वो सारा का सारा किराया ऐड करेंगे. आई अगेन रिपीट, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अनफर्निश्ड हाउस की. ओके, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे अगर घर फर्निश्ड है तो फर्नीचर की कॉस्ट अगर दी है तो 10% ऑफ द कॉस्ट, और अगर किराया दिया है तो सारा का सारा किराया. दोनों का टोटल करके आपके पास आ जाएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फर्निश्ड हाउस. ओके, ये ध्यान में रखिएगा जब हम आगे अपने क्वेश्चंस या ये टॉपिक करेंगे. नाउ अभी हमने बात करी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, जहाँ पे मैंने कहा आपको कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट खुद बता देगी व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस. नाउ सेकेंड हम बात करेंगे अदर पर्सन्स. अदर पर्सन्स कौन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. अब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में आपको देखना पड़ेगा कि घर किसका है. क्या घर या कॉलोनी आपके एम्प्लॉयर की है, यानी एम्प्लॉयर के नाम से है, और अगर एम्प्लॉयर के नाम से है तो हमारा लेफ्ट साइड पे जो पोर्शन है वो वाला चार्ट का पोर्शन चलेगा. ओके, अब वो पोर्शन क्या कहेगा, इफ़ द हाउस इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, घर एम्प्लॉयर का है और फ्री में रहने के लिए किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को. तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस शहर में घर है उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है. अगर पॉपुलेशन है मैक्सिमम 10 लाख तक, देन इन दैट केस अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मैंने कहा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अनफर्निश्ड हाउस. तो अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू क्या होगी, 7.5% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय. लेकिन अगर उस शहर की वैल्यू, उस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम कितनी है, 25 लाख तक,
25 लाख तक पॉपुलेशन है, तब आपका जो अनफर्निश्ड हाउस की परसेंटेज हमने जो लगाई थी अभी 7.5%, वो बदल जाएगी। वो अब कितनी होगी? 10% ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय। लेकिन अगर आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से भी ज़्यादा है, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस नाउ विल बी कैलकुलेटेड एज 15% ऑफ द सैलरी। तो इन तीनों में से कोई एक पॉइंट आप लगाएंगे और आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, अगर घर एम्प्लॉयर के नाम से है। लेकिन सपोज घर एम्प्लॉयर का नहीं है, यानी एम्प्लॉयर ने पहले लीज पे, किराए पे खुद घर लिया और उसके बाद अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया, तो ऐसे में एम्प्लॉयर किराया पे कर रहा है। जो घर एम्प्लॉय को रहने के लिए मिला उसका किराया आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तब आपका ये लेफ्ट वाला पोर्शन जो इस चार्ट का है वो अप्लाई नहीं होगा। तब आपका ये जो राइट साइड पे पोर्शन है, जो वाइट पोर्शन है, ये अप्लाई होगा। नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तब आपकी अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या है? 15% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर उसका किराया पे कर रहा है, ओके? तो वो उस पोर्शन का, उस घर का, उस साल का कितना किराया आपके एम्प्लॉयर ने पे करा। दो वैल्यूज आ गई ना, वन है 15% ऑफ द सैलरी और दूसरा पॉइंट है आपका एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। दोनों में से वैल्यू तो हमें एक चाहिए, तो कौन सी वैल्यू हम लेंगे? विच एवर इज लेस। तो दोनों में से जो कम वैल्यू है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द अनफर्निश्ड हाउस, जब घर आपके एम्प्लॉयर के नाम से नहीं है। ये तो हमारा इस पॉइंट का पहला पॉइंट था, यानी अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो सैलरी हम बार बार यहाँ पे बात करी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। लेकिन सैलरी का मतलब क्या है? कौन सी वाली सैलरी का हम ये परसेंटेज लेंगे? उसके लिए जो सैलरी हम यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन में लेंगे, तो आपके क्वेश्चन में दी होंगी, वहाँ से आप पिक करेंगे और वर्किंग नोट्स में ये कैलकुलेशन करेंगे। तो वो कौन कौन सी सैलरीज आप लेंगे? बेसिक सैलरी, डियरनेस पे, डियरनेस अलाउंस नहीं लेंगे, डियरनेस पे लेंगे। और डियरनेस पे क्या है? मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में भी बताया था कि उसकी 3 पहचान है। 1, डियरनेस पे नाम से दिया हुआ है। दूसरा, इट इज पेड अंडर द टर्म्स ऑफ सैलरी और एम्प्लॉयमेंट, ये ब्रैकेट में दिया हुआ है डीए के साथ, या फिर दिया हुआ है कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कंसिडर किया जाता है। तो पहचान आपको फिर दोबारा से समझ आ गई। तो डियरनेस पे हम यहाँ पे लेंगे, या इसके अलावा क्या क्या लेंगे? बोनस, कमीशन, नॉर्मल कमीशन भी और कमीशन ऑन टर्नओवर भी, और साथ में हम लेंगे जितने भी हमारे अलाउंसेस, सिर्फ जितने टैक्सेबल हैं, टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, इन सबका वर्किंग नोट्स में करेंगे टोटल, और इन पे अप्लाई करेंगे 7.5%, 10% या 15%। ओके, नाउ देयर इज एन एग्जाम्पल, आपकी बुक से ही है और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय का है। इलास्ट्रेशन 7 है आपकी बुक की। श्री बिशन नारायण इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। यहीं से पता चल गया कि ये सरकारी कर्मचारी है। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट, यानी रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट आ गया। लेकिन मैंने कहा था अनफर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन यहाँ पे आपको करनी नहीं है, ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी। उसकी सैलरी है 1,20,000 पर मंथ। रेंट ऑफ द अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में दिया होगा, यस, गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू उन्होंने बता दी है आपको, और वो है 2,000 पर मंथ। सो पूरे साल की कितनी होगी? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दैट कम्स टू 24,000।
जो आप नीचे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। ये अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू आ गई, लेकिन क्या ये घर फर्निश्ड भी है? इसके लिए देखते हैं। बट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज 17,500 पर मंथ। याद रखिएगा, इस चैप्टर में जहां कहीं भी फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी दिया होगा, प्लीज उसको क्रॉस कर दीजिएगा। दैट विल बी अ इररेलेवेंट पॉइंट फॉर यू। इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए ये होगी। सो 17,500 वी डोंट नीड इन दिस चैप्टर। उसके बाद आपको दिया हुआ है, ही इज प्रोवाइडेड विद द फर्नीचर कॉस्टिंग 1,70,000। सो 1,70,000 कॉस्ट दी है, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर फर्निश्ड हाउस है तो कॉस्ट अगर दी है तो आप अनफर्निश्ड वैल्यू में आप कॉस्ट का 10% ऐड करेंगे। सो 1,70,000 का 10% कितना बना? 17,000, और वो आप ऐड करेंगे और आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, या दैट इज रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस। और यही आपसे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। सो नेक्स्ट जो मैंने अभी फर्नीचर के बारे में बताया वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज कैलकुलेशन। मैंने 2 स्टेप्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ओके, अब हम बात करेंगे किस तरह से। आई अगेन रिपीट, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन के लिए? अनफर्निश्ड हाउस की कैलकुलेशन। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे फर्नीचर की वैल्यू। उसके बाद आपके पास आ गया जो भी वैल्यू टोटल आएगी, अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से उस घर के लिए कुछ चार्ज कर रहा है, कुछ बदले में ले रहा है, यानी टोटली रेंट फ्री नहीं है, थोड़ा सा बदले में किराया ले रहा है, तो जितना आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से चार्ज करेगा, याद रखिएगा वो आप वैल्यू में से बाद में माइनस करेंगे। और ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी बोला थर्ड स्टेप में, ये वाला पॉइंट आपके सारे परक्यूजिट्स पे अप्लाई होता है। सो इसका मतलब जब भी आपका क्वेश्चन में कोई परक्यूजिट के बारे में बताया गया है कि आपका एम्प्लॉयर कोई परक्यूजिट का बेनिफिट आपके एम्प्लॉय को दे रहा है और बदले में उसके कुछ किराया ले रहा है, तो पहले आप परक्यूजिट की वैल्यू निकाल लेना और उसमें से फिर जो आपका एम्प्लॉय पे कर रहा है वो माइनस कर देना, एंड रिमेनिंग विल बिकम टैक्सेबल। तो ये पॉइंट आपका खाली रेंट फ्री नहीं बल्कि सारे परक्यूजिट्स में अप्लाई होगा। नाउ अब हम फिर बात करेंगे कुछ और इलस्ट्रेशंस की। अ कंपनी, नाउ दिस इज अ नॉन गवर्नमेंट, ओके, अ कंपनी टुक अ हाउस ऑन रेंट। कंपनी ने पहले मकान किराए पे लिया। Okay, so please just see, a company took a house on rent and allotted it to the employee. From the following information, find out the value of perquisite of accommodation. Now rent paid for the year is 60,000. Salary उसकी कितनी है? 5 lakhs. Cost of furniture भी दिया है, rent charged from the employee भी दिया है जो सबसे आखिर में हम माइनस करेंगे। ओके, और इन्होंने सिर्फ रेंट फ्री हाउस की वैल्यू पूछी है। अब ये घर आपके एम्प्लॉयर का खुद का नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर का खुद का ये घर नहीं है, तो अब हम यहाँ पे जो है कैलकुलेट करेंगे इसको, जो मैंने आपको चार्ट में वाइट पोर्शन दिखाया था उसके अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं यहाँ पे द वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, दैट इज 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो आपका एम्प्लॉयर कितना किराया पे कर रहा है? 60,000, और 15% किसका लेंगे? बेसिक सैलरी का, क्योंकि बाकी और कुछ दिया नहीं हुआ, तो 5 lakhs का 15%, विच एवर इज लेस इज, अगर आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज 75,000 और 60,000, विच एवर इज लेस इज 60,000। ये तो हुई अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यू। अब देखिए फर्नीचर भी दिया है और उसकी क्या दी हुई है? कॉस्ट। तो कॉस्ट का लेंगे हम 10%, कितना बना? 6,000, उसको हम करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद हमारी वैल्यू बन रही है 66,000, और 66,000 में से आप माइनस करेंगे। अब वो जो मैंने थर्ड स्टेप अभी बताया
कि अगर आप एम्प्लॉय से कुछ चार्ज करते हैं तो पूरे परक्यूजिट की पहले वैल्यू निकाल लो और एंड में उसको माइनस कर दो। तो आप माइनस करेंगे 12,000 और आपकी जो वैल्यू आएगी, अब ये रेंट फ्री नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। ओके, सिमिलरली इसी तरह से आपका ये इलस्ट्रेशन 11 भी दिया हुआ है। एन एम्प्लॉयर हैज़ टेकन अ हाउस ऑन रेंट at the rate of 15,000 per month. Okay, he allotted half the house to Mr. A and half to Mr. B. तो किराया भी तो बढ़ जाएगा, यानी मिस्टर ए के पोर्शन का किराया हो जाएगा 7,500 पर मंथ और मिस्टर बी के पोर्शन का किराया भी कितना होगा 7,500 पर मंथ। और याद रखिएगा, घर आपका एम्प्लॉयर का नहीं है, उसने किराए पे लेके आपको दिया है। ओके, सो बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया। द एनुअल सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 3 लाख, जिसका आप लेंगे 15%, और मिस्टर बी की सैलरी कितनी है 7 लाख, इसका भी लेंगे 15%। और अब इन्होंने आपसे कैलकुलेशन पूछी है, तो मिस्टर ए की वैल्यू, रेंट ऑफ द हाफ द हाउस इज 90,000, सैलरी 3 लाख, इसका लेंगे 15% एंड दैट कम्स टू 45,000। सो 45,000 और 90,000 विच एवर इज लेस। यहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं है, कोई किराए का जिक्र नहीं है, तो 45,000 विल बिकम टैक्सेबल। सेम बी के बारे में बात करेंगे, दैट इज 90,000 रेंट दैट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, 7 लाख, इसका लेंगे 15%। ओके, सो विच एवर इज लेस इट कम्स टू 90,000। सो ये आपका हमारा रेंट फ्री अकोमोडेशन का पॉइंट चल रहा है। अब रेंट फ्री अकोमोडेशन में एक और कैटेगरी है, दैट इज अकोमोडेशन इन द होटल। कई बार आपका एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जब किसी दूसरे शहर में भेजता है और अभी घर उस पर्सन या उस एम्प्लॉय के लिए तैयार नहीं है, सो ही इज़ अकोमोडेटेड, जो आपका एम्प्लॉय है उसको अकोमोडेट किया जाता है किसी होटल में। सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे होटल में रहने का के दिन सबसे पहले बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका एम्प्लॉई दूसरे शहर में जाके, क्योंकि उसका घर अभी तैयार नहीं है, सिर्फ 15 दिन तक मैक्सिमम या उससे कम होटल में रहता है और बाद में अपने मकान में शिफ्ट हो जाता है, तो इन दैट केस आपका जो होटल का जो ये एक्सपेंडिचर विच इज़ बोर्न बाय, जो पे कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, दैट विल रिमेन एग्जम्प्टेड। ओके, लेकिन अगर आपका ये सिचुएशन 15 दिन से ज़्यादा रहती है, देन इन दैट केस येस इट विल बिकम टैक्सेबल। और वो टैक्सेबल करने के लिए वी विल हैव टू कैलकुलेट 2 पॉइंट्स। अब वो 2 पॉइंट्स क्या हैं आपके, आपका एम्प्लॉयर आपके एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र करते समय किसी होटल में 15 दिन से ज़्यादा ठहरा रहा है क्योंकि उसका मकान अभी तैयार नहीं है, तो ऐसे में आप जितने दिन भी एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल 20 डेज, 20 दिन आपका जो है एम्प्लॉय वो उस होटल में रुका, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा है तो टैक्सेबल होगा। ओके, अब आप क्या करेंगे, 24%, 24% आप सैलरी कैलकुलेट करेंगे। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट, 24% ऑफ सैलरी। लेकिन सैलरी कौन सी लेंगे, जितने दिन एम्प्लॉय आपका होटल में ठहरा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 20 दिन, तो आप 20 दिन के पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसका लेंगे 24%। दिस इज 1 पॉइंट। एंड द सेकेंड पॉइंट इज 20 दिन का किराया आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जितने दिन आपका एम्प्लॉय होटल में रुका उतने दिन का कितना किराया आपके एम्प्लॉयर ने पे करा। 2 पॉइंट्स आ गए, दोनों में से विच एवर इज लेस this will become taxable. So this was regarding hotel. अब हम इसी के से रिलेटेड हम एग्जाम्पल करेंगे, इलस्ट्रेशन करेंगे आपकी बुक से, इलस्ट्रेशन 10। X is appointed at Kolkata. He stayed in the hotel for 25 days. It is more than 15 days. तो taxable amount हमें calculate करना पड़ेगा. And thereafter, he shifted in a house provided by his employer. From the following information, determine the taxable value of perquisite stay in a hotel. अब 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो सबसे पहला रूम रेंट इन द होटल इज 1,000 पर डे, तो
तो 25 दिन का किराया निकाल लो। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 1000 इट कम्स टू 25,000। अब दूसरा हमने क्या देखना है, सैलरी फॉर द होल ईयर इज 7,30,000, लेकिन हमें तो सैलरी चाहिए 25 दिन की। तो 25 डेज की सैलरी निकालेंगे और उसका लेंगे 24%। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, दैट इज 24% ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 7,30,000, यानी 7,30,000 जो 365 डेज का है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करेंगे 365 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। ओके, सो आपके पास 24% जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 25,000 से कंपेयर करेंगे, और 24% जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 12,000, कंपेयर किया 25,000 से, विच एवर इज दैट इज़ लेस दैट कम्स टू 12,000। लेकिन इसमें लास्ट में एक पॉइंट दिया है जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये हर परक्यूजिट पे अप्लाई होगा। जब भी आपको परक्यूजिट की कैलकुलेशन के बाद ये दिया हो कि आप अपने एम्प्लॉय से कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो पहले आप सारी परक्यूजिट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और उसके बाद उसमें से आप माइनस करेंगे दैट इज जो आप अपने एम्प्लॉय से चार्ज कर रहे हैं, एंड दैट इज 200 पर डे। सो 200 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 25, सो ये आपका अमाउंट आ रहा है दैट इज 5,000। ये आप जो है माइनस करेंगे एंड रिमेनिंग विल बिकम टैक्सेबल। उसके बाद रेंट फ्री अकोमोडेशन की एक और कैटेगरी है, और वो है जब एक पर्सन का सपोज करिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हुआ, पहली जगह का घर अभी उसने छोड़ा नहीं और दूसरी जगह जाके उसने घर ऑक्यूपाई कर लिया क्योंकि अभी सारा सामान उसने शिफ्ट नहीं किया। अगर ये स्थिति, अगर ये सिचुएशन 90 डेज तक मैक्सिमम रहती है, 90 डेज तक मैक्सिमम, तो आप दोनों घरों की कैलकुलेशन करेंगे, जो जहाँ से वो ट्रांसफ़र हुआ और जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, दोनों घर, ओके, दोनों घर की आप कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन टैक्सेबल कौन सा होगा, सिर्फ एक, ओके, कौन से वाला, विच हैज़ दी लोअर वैल्यू, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर ये सिचुएशन 90 डेज से ज़्यादा रहती है तो क्या होने वाला है, ऐसे में आपके दोनों घर, जहाँ से आप ट्रांसफ़र होके आए हैं और जहाँ पे आप ट्रांसफ़र होके गए हैं, दोनों घर आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। सो ये था हमारा दैट इज़ रिलेटेड टू रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें हम कंसेशनल हाउस के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं। उसके बाद एक पॉइंट और दिया जा रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन विल नॉट बी टैक्सेबल। अगर आपको घर आपका एम्प्लॉयर दे रहा है आपकी वर्किंग साइट पे, कई बार आप एक ऐसी रिमोट लोकेलिटी में जहाँ पे प्लांट सेटअप हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आपको एक घर प्रोवाइड किया जा रहा है, बट दैट विल नॉट बिकम टैक्सेबल, दैट विल बी फुली एग्जम्प्टेड। So this was basically regarding that is rent free accommodation. अभी हम यहीं तक इसको करेंगे, सो यहाँ तक आप इसको रिवाइज करिएगा। सो बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर परक्यूजिट्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।